अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास करंट के रिलेटेड है कि हमारे पास करंट होता क्या है या किस तरह है या किन चीज़ों की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। इसको समझने से पहले हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम स्टडी आप देख लें एक बार। हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है, सेकेंड ईयर की बुक का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे पास स्टैटिक्स जो था वो चार्जेस एट रेस्ट पे था। ये पूरे का पूरा चैप्टर था, इसमें हमने चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी किया था। और चार्ज एट रेस्ट बच्चों ये चीज़ समझनी है कि वाई चार्ज एट रेस्ट, या हमारे पास जो चार्ज एट रेस्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो हमारे पास फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और चार्ज एट रेस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सेकंड हमारे पास चार्ज के पास जो आएगी वो पोटेंशियल आएगा। इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हमने ये टॉपिक भी स्टडी किया। चार्ज एट रेस्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि चार्ज जब वो रेस्ट पे है तो उसके पास कितनी का एनर्जी है, दोनों को डिवाइड करते तो उस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल आ जाता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास यानी कि चार्ज और ये वर्क हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास पोटेंशियल था। असल में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था, चार्ज को एट रेस्ट स्टडी किया था। और स्टडी का कौन सा फील्ड करता है हमारा, कौन सा फील्ड एट रेस्ट क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक। और वहाँ पे जो चार्ज के पास करंट नहीं, वहाँ पे पोटेंशियल होता है। अब ये जो चैप्टर है ये हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारे पास ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी इसको हम ये भी स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, यानी कि चार्ज इन मोशन। बच्चों ये चार्ज इन मोशन, अब इसको हमने पढ़ना है। तो वो चार्ज इन रेस्ट था, ये चार्ज इन मोशन है। होगा हमारे पास चार्ज। अब चार्ज इन मोशन जो फील्ड क्रिएट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको हम बी फील्ड कहते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज नहीं, हम यहाँ पे किसको स्टडी करेंगे बच्चों, करंट को। यही आज हमारे पास मेन पॉइंट है कि व्हाट इज करंट, ये है क्या, किस तरह, एम्पेयर क्या चीज़ है, हमारे पास क्यों करंट फ्लो करता है, या करंट फ्लो करेगा तो कौन सी चीज़ का बढ़ने का चांस है, कौन सी चीज़ के बढ़ने का चांस नहीं है। अगर हमने करंट को बढ़ाना है तो हमें वहाँ पे क्या चीज़ बढ़ानी है, हमें छोटे से चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा या चार्ज की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, यानी चार्ज इन मोशन हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास चार्ज एट रेस्ट जो होगा वो पोटेंशियल रखेगा या अपने पास उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जब चार्ज मोशन में जाएगा तो वो करंट की फॉर्म में हमारे पास डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास है सिर्फ चार्ज ही है, तो बेसिक हमारे पास चीज़ जो है वो चार्ज आएगी। तो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज करंट। और जब हम करंट की बात करते हैं तो हमने एक बेसिक सिंपल एक डेफिनेशन है कि करंट व्हाट इज करंट, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम कह दें कि हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, इसमें पुट करें आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर 1 सेकेंड। तो गौर करें आई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू, सेकेंड नीचे यूनिट बाकी रहेगा। यानी अगर मैं कह दूं किसी तार में से जितने के चार्जेस गुजरे हैं, जितने टाइम में गुजरे हैं, दोनों हमें पता चल जाए तो हम दोनों को डिवाइड करके बच्चों करंट निकाल लें। लेकिन अगर डेफिनेशन देखा जाए वो कहता है 1 सेकंड में जितने चार्जेस गुजरते हैं उतना करंट होगा। मसलन मैं कहता हूं मैंने 1 सेकंड दिया है और चार्जेस गुजरे हैं 2 कूलम, तो करंट कितने का होगा बच्चों, 2 का। और यूनिट करंट का क्या आएगा, एम्पेयर। अब 1 सेकंड है, मैंने तादाद बढ़ा दिया, मैंने 3 कर दिया, तो करंट कितने का होगा, 3। मैंने 4 कर दिया, ये 4। मैंने 5 कर दिया, ये 5। अब गौर करें टाइम 1 सेकंड है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कूलम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, यानी एम्पेयर्स बढ़ रहे हैं हमारे पास। यानी जब हम 1 सेकंड की बात करते हैं तो जितने कूलम चार्ज गुजरता है बिल्कुल एग्जैक्टली उतने कूलम करंट गुजरेगी। जैसे 2 कूलम था 2 एम्पेयर, 3 कूलम था 3 एम्पेयर, 4 कूलम था 4, यानी 5 कूलम था 5 एम्पेयर करंट गुजरा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि रेट, यानी दो चीज़ों का डिवीजन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस
थ्रू एनी, यानी कि तार का चाहे वो इतना सा एरिया है चाहे बड़ा हो गया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस गुजरते हैं वो हमारे पास करंट कहलाता है। तो इसके लिए हम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम कि यूनिट टाइम में जितने चार्जेस गुजरते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा डी। तो बच्चों यहाँ से हम जब डेल्टा क्यू हमारे पास क्या, यानी कि जितने चार्जेस गुजरे हैं, चार्जेस में चेंज हमारे पास, डेल्टा डी क्या जितने टाइम में गुजरे, दोनों को हमें पता। मसलन मैं कह दूँ मेरे पास 4 कूलम गुजरा है, चार्ज कितने सेकंड में गुजरा है, 2 सेकंड में, तो करंट कितने का होगा, आपने कहना 4 4 डिवाइड बाय टाइम कितने का 2, तो 2 से डिवाइड, तो 2 एम्पेयर का करंट आएगा। तो हमारे पास यहाँ से इसके यूनिट देख लेते हैं। जो करंट का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है, वो हमारे पास होता है कूलम, सी कैपिटल। टाइम का क्या होता है, सेकंड, स्मॉल। करंट का क्या आएगा, एम्पेयर। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर फर्ज करें आपके पास एक सर्किट है ऐसे करके बना हुआ है, हम बाय कन्वेंशन करंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव शो करवाते हैं। अब मैं अगर कह दूं ये हमारे पास तार का एक पीस है, मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा ना मोटा करके बना लिया ताकि इसको स्टडी किया जा सके। ये है वायर ही आपस इस तरह जा रहा है। मैं कह दूं आपस 1 सेकंड में ना यहाँ से 1 कूलम चार्ज गुजरा है, यानी कि तार को आप स्टडी कर रहे थे तो आपने 1 सेकंड के लिए वेट किया, जब वहाँ से वेट किया तो वहाँ से जो चार्ज गुजरा वो 1 कूलम का जो गुजरा है। अब करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, सॉरी करंट कह दी, चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज अगर मूव करेगा तो किस चीज़ को, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास तार में से। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करंट होगा, और करंट कितने का होगा, 1 एम्पेयर का। यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो करंट 1 एम्पेयर का होगा। यानी आप कहते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास किया तो करंट कितने का बच्चों, 1 एम्पेयर का। तो 1 एम्पेयर को किस तरह डिफाइन करेंगे, इफ अ चार्ज 1 कूलम पासिस इन अ 1 सेकंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर हमारे पास। तो ये 1 एम्पेयर की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। अक्सर देखा हो कि बैटरी पड़ी है हमारे पास, तार उसके साथ नहीं लगी तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्यों, चार्ज बैटरी के अंदर अभी मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप तार लगा देंगे तो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। रीज़न क्या है, तार लगाने से चार्ज जो है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो जो चार्ज इन मोशन है वो करंट है, चार्ज एट रेस्ट जो जनरेट करेगा वो पोटेंशियल को जनरेट करवाएगा। ठीक है, नहीं हमारे पास ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि करंट क्यों पास करता है, वाई करंट पास, तो ये भी हमारे पास एक चीज़ आती है कि करंट पास क्यों करता है। अगर हम देखें लकड़ी का पीस है तो करंट पास नहीं करेगा, कंडक्टर है पास कर जाएगा, इंसुलेटर है तो पास नहीं करेगा। उससे पहले हम करंट को जो शो करवाते हैं, हम बाय कन्वेंशन शो करवाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हालांकि इसकी डायरेक्शन तो है। बच्चों एक चीज़ याद रखें, जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 एम्पेयर का करंट है, 3 एम्पेयर का करंट है, तो टोटल आप कितना बता, आप एग्जैक्ट कहते हैं जी 5 एम्पेयर का करंट है। यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन यूज़ नहीं करते, आप यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं करंट को ऐड करवाने के लिए, माइनस करवाने के लिए। दूसरी चीज़ बच्चों ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, ये कोई वेक्टर वाली डायरेक्शन नहीं है असल में कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो सिंपल आपका कन्वेंशन है उसकी कि इसको शो करवा दे कि पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी सिर्फ डायरेक्शन है। अदरवाइज ये वेक्टर वाली डायरेक्शन नहीं है कि वेक्टर जैसे उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, आपस क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये वो वाली डायरेक्शन सिर्फ बाय कन्वेंशन हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये याद रखना कि करंट अगर आपसे पूछा जाए कि इधर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, तो आप लोगों ने जवाब देना कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें जो इनको करंट्स को ऐड किया जाता है वो आपने ये भी बताना है कि वो ऐड सिर्फ इस तरह आप लोग करते हैं जैसे आप अलजेब्रिक से करते हैं, आप वेक्टर एडिशन से इनको ऐड नहीं करते। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसको अपने वेक्टर एडिशन से ऐड करना, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि चार्ज कैरियर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक फार्मूला, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास कि हमारे पास मटेरियल क्या है, ठीक है, और हमारे पास व्हाट इज चार्ज कैरियर। ये हमने स्टडी करना है कि हमारे पास मटेरियल क्या है। मसलन मैं कह दूं लकड़ी है, लकड़ी में से करंट नहीं पास करता, लोहे का पीस है उसमें से करंट पास कर जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है।
हालांकि वो भी मटेरियल है, वो भी मटेरियल है। तो पहला मैंने लिया इंसुलेटर, फिर मैंने लिया कंडक्टर यानी मेटल्स। अब मुझे पता है इसमें से करंट पास नहीं करेगा, इसमें से करंट पास कर जाएगा। असल में जब करंट ने गुजरना है तो चार्जेस ने गुजरना है, तो चार्जेस को गुजारने के लिए कुछ चीज़ ऐसी मौजूद ज़रूर हो जो पीछे से चार्ज को ले और आगे तक पहुंचा दे, इसे हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो अगर चार्ज कैरियर मौजूद होंगे, यानी कि जो चार्ज को आपके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने की वजह बनते हैं, या उसको ले जाने की वजह बनते हैं, या करंट गुजरवाने की वजह बनते हैं, अगर वो मौजूद होंगे तो करंट गुजर जाएगा। मसलन मेटल्स में करंट क्यों गुजरता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास, यानी कंडक्टर में से क्या चीज़ें होती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसमें जो चार्ज कैरियर है या करंट को मूव करवाने की वजह वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? नो चार्ज कैरियर, कि इसमें कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद ही नहीं है। किसमें? इंसुलेटर्स में। इसी तरह ही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि CuSO4 है, तो हमारे पास उसके Cu++ साइन बन जाएंगे और SO-4 सॉल्यूशन में बन जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो करंट मूव करता है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर ये आयंस ना हो तो करंट कभी भी पास नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैसेस, कि गैसेस में करंट क्यों पास करता है? गैसेस में बच्चों करंट पास करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर आ जाए, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर में क्या चीज़ होती है हमारे पास, तो आप लोगों ने कहना है कि सेमीकंडक्टर में जो है वो होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास किस किस तरह आते हैं। तो सिर्फ अभी हमारा ये काम था कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ में करंट को ले जाने का बायस बनती हैं। तो हमारे पास इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, इसमें हमारे पास होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास असल में ये 4 में से करंट तो पास कर रहे इन 4 पॉइंट्स में, तो पहले में से पास नहीं करता। अब हमारा ये काम है कि हमने ये देखना है कि करंट को ज़्यादा करना है तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? क्या हमें चार्ज बड़ा यूज़ करना पड़ेगा? असल में जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट को फ्लो करवाने का बायस बनते हैं। इसी चीज़ को देखना है कि हमारे पास किस तरह हम करंट को इंक्रीज, तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/T। तो यहाँ से हम आगे अपने पॉइंट को लेके चलते हैं कि अगर हम करंट को बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ाएंगे। मसलन अब गौर करें, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज गुजरा है, अगर मैं कह दूँ करंट कूलम 2 का गुजरा है चार्ज, फिर बताएं बच्चों क्या होगा? 3 का गुजरा है, तो फिर तो आप पास कूलम बढ़ रहा है। कूलम क्यों बढ़ रहा है? अब ये देखना है हमारे पास कि अगर हम कूलम को बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा, तो कूलम किससे बढ़ेगा? अब हमने वो चीज़ देखनी है कि हमारे पास हाउ करंट इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास अब पॉइंट है। अच्छा बच्चों, कमरा है आपके पास, पोज करें, आपने ये छोटी छोटी बॉल रखी, हर बॉल के ऊपर चार्ज है -2 का। आपने पहले देखा इस रूम में कोई बॉल नहीं है, चार्ज कितने का होगा? 0 का। आपने कहा अच्छा जी मैं इसको एक बॉल को रख देता हूँ यहाँ पे, ये उठा के आपने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से बॉल खत्म, यहाँ पे माइनस। आपसे पूछा जाएगा रूम के अंदर अब टोटल चार्ज, तो आपने कहना -2 का। इस तरह इसको उठा के रखा जाए तो -4 का, इसको रखा जाए तो -6, तो यहाँ से खत्म हो जाए। अब मैं रूम से पूछूं टोटल चार्ज कितने, तो आप कहेंगे जी -2 -2 -2, तो टोटल चार्ज कितने का आ जाएगा बच्चों? -6 का आ जाएगा। अब गौर करें, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, मुझे ये पता चल जाए एक बॉल पे चार्ज कितने, तो आपने कहना जी वो -2 है। आपने कहना टोटल बॉल कितनी यूज़ की है? 3 है। तो अब भी चार्ज कितने का आएगा? -6 का। तो हमारे पास Q = जितने हमने चार्ज कैरियर लिए हैं और जितना एक चार्ज पे चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। जैसे इस तार में से कूलम नहीं गुजरता भाई, इस तार में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं। असल में वो इलेक्ट्रॉन मिलते 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 जाते हैं और एक कूलम चार्ज बना देते हैं। तो असल में अगर हम Q बढ़ाना चाहें तो कूलम है, तो क्या हम एक इलेक्ट्रॉन छोटे पे चार्ज को चेंज कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हम बेसिक यूनिट जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जो करंट को मूव करवाने की वजह है या जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहे हैं। हाँ ये है, उनकी तादाद बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये Q अगर आपने बढ़ाना है तो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चेंज कर सकते हैं? नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ानी पड़ेगी।
अब गौर करें तो आई हमारे पास किसके बराबर होता है, क्यू ओवर टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ई हमारे पास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर हम उतने ही टाइम में बढ़ाना चाहते हैं करंट, तो हमें क्या बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी कि अगर मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ा दूं तो वहां से करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारे। तो ये बच्चों आप लोगों ने चीज़ याद रखनी। हमारे पास फार्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी कि हाउ करंट कैन बी इंक्रीज। तो आप कह देंगे अगर आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें तो वहाँ से गुजरने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, वो हम प्रूफ इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास प्रूफ क्या चीज़ है। वो आपसे एमसीक्यू आता होता है अक्सर कि जो एक कूलम है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बताएं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम। तो ये हमें क्वेश्चन आता होता है कि हमारे पास एक कूलम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है। तो क्यू हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, एन ई के बराबर है। या मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ मैनी electrons are present in one coulomb। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। हमने कितने कूलम के अंदर फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन भाई, एक कूलम के अंदर। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 कूलम, 1 C। Q इज इक्वल टू एन ई, 1 C इज इक्वल टू n इंटू 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, हमारे पास कूलम से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 1.6 क्रॉस 10 पावर -19। तो n की वैल्यू इसको डिवाइड करें, 10 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19, और ये 1 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.625 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19। ओके बच्चों, ये 0.1 इधर मूव कर देंगे, पावर एक कम हो जाएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18। यानी कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मिल के एक कूलम का चार्ज हमारे पास जनरेट करवा देंगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यू था। इसी तरह ही 10 कूलम आ सकता है, 20 कूलम आ सकता है, 30, 40, 50 वट जो भी आपको पूछ सकता है, और आपने उसी हिसाब से इसका आंसर करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम। तो आपके पास आ जाएगा 6.25 क्रॉस 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।